This book tells you about the history which is not in our textbooks. किताब में जितने भी फैक्ट्स दिए हैं वो एविडेंस के साथ दिए हैं. For example, it doesn't have a story. It is just telling you कि ऐसा हुआ, उसका No, but influence ये हुआ. yeah, मेरे समझ में आया, but अशोका द ग्रेट बोला जाता है. इसने अशोका द ग्रेट की धज्जियां उड़ा रखी है इस किताब में. क्यों? First of all, he is not an historian. Because मुगल वर ऑपरेसर्स, ब्रिटिश वर ऑपरेसर्स. इससे पहले तो अपनी हिस्ट्री थी. तुमको अचंभा हुआ जान के. I would love to read that book if that is the case. आज अपन रिव्यू करेंगे द ओशन ऑफ चूरन. चर्न. भाई समुद्र मंथन में चूरन तो निकला ही था. यह है संजीव सानियाल, और जैसा कि मुझे बताया गया ऑफ द कैमरा मेरी टीम ने, आपकी रिसर्च टीम ने, मेरी रिसर्च टीम ने संजीव सानियाल ने मोदी जी के साथ काम किया है. एक्चुअली ही इज द फाइनेंस एडवाइजर. अभी भी है? हाँ, ये अभी भी है. क्या बात. फाइनेंस एडवाइजर. तो डिमोनेटाइजेशन इन्होंने करवाया? ये मैं नहीं जानता. जूते पड़ेंगे भाई. बिल्कुल, तुमने जूते पड़ने वाली बात ऑलरेडी कर दी. तो भाई बताओ, पुरानी किताब की खुशबू आ रही है. कब रिलीज हुई है किताब? I think this is quite an old book. 2016. 2014. Not that old. तो भाई बताओ, ये द ओशन ऑफ चर्न, how the Indian Ocean shaped human history. This is the first non-fiction book that we are reviewing. Is it? We have not reviewed any non-fiction book yet. Oh. This is the first one. Wow. And this is also a historic book, historic non-fiction book. So it is telling you some facts which you were not aware about. Okay. अच्छा. इसने human history का word use किया, but it is actually more of an Indian history. तो ये कब का पीरियड है? नहीं, ये बहुत लंबा पीरियड कवर करती है. Actually it starts from Pangaea. You know what Pangaea is? तो ये उस टाइम पे कैसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स बने, कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट बना, where it is placed, उसका जोग्राफिकल प्लेस लोकेशन क्या है, ट्रेड कैसे शुरू में कैसे होता था, बाद में फिर कैसे उसमें प्रोग्रेस हुआ. जैसे इसमें एक चीज बताई गई है, इसमें मैरीटाइम हिस्ट्री का बहुत बताया गया है कि हाउ वाज इंडियन मैरीटाइम इंडस्ट्री यूज्ड टू बी, हाउ डिड इट वाज आउटसोर्स्ड टू अरब्स, हाउ डिड इट इम्पैक्ट अस, व्हाई डिड इंडियंस स्टॉप्ड गोइंग on voyages. ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं, which are very unique. यार अभी है ना, रिसेंटली मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जहाँ पे उन्होंने बताया था कि एट सम पॉइंट इन टाइम इन हिस्ट्री इंडियंस आर एक्चुअली कॉन्करिंग नेबरिंग एरियाज. मतलब अफगानिस्तान, उधर तक, और फिर यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे. तभी तो यहाँ पे इतना राम टेम्पल, हनुमान टेम्पल, ये सब रामायण का होता है. इंडिया से बाहर सबसे बड़ा टेम्पल कहाँ है? बाली में आई थिंक. कंबोडिया तो So it is a Southeast Asia जिसको बोला जाता है. तो मतलब मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अपन को हिस्ट्री में ये नहीं सिखाया जाता कि इंडिया ने कैसे, इंडिया के जो कॉन्टिनेंट में से लोग गए होंगे ना वहाँ पे, मंदिर बनाया होगा किसी जमाने में, वहाँ पे पूरी सिविलाइजेशन होगी. इनफैक्ट है ना, मैं एक और आर्टिकल पढ़ा था, इंडोनेशिया में पूरी सिविलाइजेशन जो हुई हिंदू रिलीजन को फॉलो करती थी, कितने सालों रही होगी वो, 500 साल, 1000 साल, 200 साल. उसके बाद वो पूरी वाइप आउट हो गई. अब वहाँ पे मतलब ruins है. तो there was a time in Indian history जहाँ पे Indians were going out and conquering the lands. अब वो conquer कैसे किया I don't know. ये है इस किताब में. This book tells you about the history which is not in our textbooks. That's the beauty of this. पर ये जो मैंने बोला पॉइंट ये है, because I would love to read that book if that is the case. It has a lot of history behind it. कि actually में जो तुम बता रहे हो, तुम जिसको तुमने conquering बोला है, how Indian culture reached there, उसकी स्टोरी है इसमें. बट तुमको अचंभा हुआ जान के that was not conquest. मैं बताता, एक छोटा एग्जांपल बताऊं. चोला किंगडम था. It was in the south of India, तमिलनाडु. अब वहां से एक राजा गया in Malay country at that time. The kings were called the Naga tribes. उसकी रानी से शादी करी, and that is how that clan started. Okay, अब उनका धर्म हमारे धर्म के साथ मिला, और उसके बाद वहां पर इंडियन ट्रेड्समैन आए, इंडियन गुड्स घूमने लगे. तो इट्स नॉट अ ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप साउंड. हाँ, मतलब बेसिकली वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरह कॉन्क्वेस्ट में बिलीव नहीं किया. कॉन्क्वेस्ट नहीं था, इट वाज एक्सपेंशन. स्टिल इट वाज एन एक्सपेंशन. वो अपना राज्य था. इट हैज इट्स ओन ऑटोनॉमी. ओनली द थिंग इज दैट दे हैड कल्चरल इन्फ्लुएंस, सो मच कल्चरल इन्फ्लुएंस कि वहां पे हिंदू देवता नहीं. पर किसी ने तो सोचा होगा ना कि मैं यहाँ से जाऊं इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस फैलाऊं. इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि दैट वाज द इंटेंशन, बट दैट इज व्हाट हैपेंड.
See, for example, it doesn't have a story. It is just telling you कि ऐसा हुआ, उसका influence ये हुआ. मैं समझ में आया, but I want to know because अपन को जो बुक्स में पढ़ाया जाता है, unfortunately वो पढ़ाया जाता है अकबर महान था, बीरबल महान था, अकबर महान था, बीरबल महान था. इसमें बहुत कंट्रोवर्शियल चीज, जैसे तुमने महान बोला, तो एक इंडियन राजा का नाम बताओ जो महान था. पृथ्वीराज चौहान. और कोई नाम? विक्रमादित्य. और अशोका. अशोका द ग्रेट बोला जाता है. इसने अशोका द ग्रेट की धज्जियां उड़ा रखी है इस किताब में. क्यों? इसने एक दो एग्जांपल्स दिए हैं. जैसे अपने को अशोका के बारे में अपन लोग नहीं जानते थे, ज्यादा नहीं जानते. who came in and they discovered those relics. और उन स्तूप्स में क्या लिखा था उसको डिसाइफर किया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया, एंड दैट इज हाउ दे केम अप टू नो दैट देयर वाज अ किंग कॉल्ड अशोका, उसने अपने भाइयों को मारा था, एंड दैट इज हाउ देन ही फॉट विद कलिंगास एंड ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म. तो उसने बताया कि वो जो स्तूपास मिले थे, स्पेशली इन द रीजन विच इज इन करंट डे पाकिस्तान, वहां पे उसने एक तरह का माफीनामा लिखा हुआ है कि भाई मैंने कलिंगा देश पर अटैक किया, हजारों लोगों को मारा, मुझे बहुत दुख हुआ, अब मेरा मन बदल गया है. मतलब इतनी चीजें तुम्हारी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी, लेकिन मतलब उसके नीचे 2-3 पैराग्राफ्स और हैं. मतलब उन पैराग्राफ्स में पता क्या लिखा हुआ है, जो ये बताते, संजीव सान्याल बताते हैं कि वहां पर जाकर के तुम उसको पढ़ो, इफ यू अंडरस्टैंड ब्राह्मी लिपि एंड यू ट्रांसलेट इट एंड देन यू रीड व्हाट एक्चुअली इट मीन्स इज कि ठीक है, मेरा मन परिवर्तित हो गया था, लेकिन तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूंगा. ऐसा उसमें स्तूप, मतलब कि जो अशोका का जो स्तूप है उसमें ही ये लिखा हुआ है. और वो चीज अपने टेक्स्ट बुक में नहीं बताई गई कि he was still barbaric at that time. और बताया जाता है कि एक there is a book on Buddhism, but it actually has a history of how Ashoka became Buddhism and how he spread it. तो उसने अपने 90 के करीबन रिश्तेदारों को मार दिया था to take the kingdom. ठीक है. और उसके जो पिता थे, अशोका के पिता आई थिंक बिंदुसारा थे. बिंदुसारा was following a sect called आजीविकास. और उनके जो पिता थे, आई थिंक ये चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, वो जैन थे. और अशोका ने बुद्धिज्म सिर्फ इसलिए अपनाया बिकॉज ही वाज अगेंस्ट देम एंड बुद्धिज्म वाज ऑन द राइज. सो इट वाज नॉट जस्ट अ हृदय परिवर्तन थिंग, इट वाज आल्सो यार ये बताए हो सकता है. इसने एक और चीज बताई है कि he became Buddhist before attacking Kalinga. That's what he claims in this book. See, कहने का मतलब कि इस बुक में बहुत सारे रेवलेशंस है जो हमारे नहीं, बट दिस इज व्हाट आई एम क्वेश्चनिंग ना. मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है अपनी सोसाइटी में कि कोई भी नहीं है जो कि ढंग की हिस्ट्री बताता है. द थिंग इज दैट हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स. ब्रिटिश विक्टर्स थे, उन्होंने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखी. मुगल्स विक्टर्स थे, उन्होंने अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखी. तो सही हिस्ट्री क्या है ये कैसे पता चले? और जो भी अभी तक कुछ सालों पहले तक ये रोमिला थापर और ये सब जो लेफ्ट विंग मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने मुगल्स को बढ़ाया और इंडियंस एम्परर्स के बारे में अपन को कुछ नहीं पता. अपन को क्या पता है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी बीवी को स्वयंवर से भगा के ले गए थे और जयचंद था वहां पे जो उनका ससुर था. फिर ने 13 बार आक्रमण किया, 12 बार उसको माफ कर दिया, लेकिन 13 बार जयचंद के ससुर के उसके ऊपर उसको मार दिया. बस इतना ही पता है. इधर अशोका, मौर्य, चौला थोड़ा बहुत पता है. लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन 5000, 7000, 14000 साल पुरानी है. कई अभी रिसेंट जो बातें चल रही हो ये है कि रामायण की जो लिपियां मिली है, रामायण का वो मिला है, दैट इज गोज बैक टू 1400. जो प्लानिटरी पोजीशंस थे उनके, जो ऋषिज ने लिखा था कि ये प्लानिटरी पोजीशन पे ऐसा हो रहा है, दोज प्लानिटरी पोजीशन अगर उनको एस्ट्रोनॉमिकली ट्रेस बैक करते हैं, दे गो बैक टू 14,000 ईयर्स. तो अब वो 5000 है, 3000 है, 7000 है, 14000 है, दीज आर ऑल क्वेश्चंस फॉर. पर माय क्वेश्चन इज और माय कंसर्न इज कि इंडियन वैल्यूज वाली हिस्ट्री को, जहाँ पे हिंदूज वर देयर बिकॉज मुगल वर ऑपरेसर्स, ब्रिटिश वर ऑपरेसर्स, इससे पहले तो अपनी हिस्ट्री थी ना. उस हिस्ट्री चाहे वो कितने फ्रेगमेंटेड हो अपने डिफरेंट किंगडम्स में, लेकिन वो हिस्ट्री थी इंडिया की. अखंड भारत बोलते थे उसे भी. चाणक्य ने भारत का रेफरेंस लिया है, बहुत सारे ऋषि ने भारत का रेफरेंस लिया है. तो अब मैं ये कैसे मान लूं कि ये बंदा है, ये सही बोल रहा है? क्योंकि देयर इज नो आई डोंट नो कितना रिसर्च हुआ है, क्या हुआ है. एंड दिस गाय, अगर ये मोदी जी का सब फाइनेंशियल वो है. मैं तुमको 2 एग्जांपल्स बताता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज नॉट एन हिस्टोरियन. ही इज नॉट एन हिस्टोरियन. ही इज एन इकोनॉमिस्ट. तो उसने कैसे, क्यों लिखा? Who has done this as part of his hobby.
और उसने बोला कि यार देखो, मैं तुमको अपना पर्सपेक्टिव नहीं बता रहा हूँ, मैं पहले फैक्ट्स रख रहा हूँ। पहले तुम ये फैक्ट देखो, जैसे उसने अशोका का जो एग्जांपल दिया, इट इज अ फैक्ट। उसके स्तूप में ये भी लिखा हुआ है और उसके स्तूप के जस्ट नीचे ये भी लिखा हुआ है। तुमको किताब में कि मैं सुधर तो गया हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम मरोगे। हाँ, अच्छा। उसने वो, अगर अपनी हिस्ट्री बुक्स को देखा जाए तो उसमें एक चीज ओमिट की गई है और एक चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। तो वो ये बोलता है कि देखो, तुम्हारी हिस्ट्री जो भी थी उसमें तुम फैक्ट्स को पहले रखो, उसके बाद उसमें अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करो और बोलो कि सोसाइटी ऐसी थी। अब तुमने आधा फैक्ट दिखाया और आधा फैक्ट हटा दिया और फिर एक ही पर्सपेक्टिव दिखाया। नहीं, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या गारंटी है कि इसके फैक्ट सही हैं? देखो, कॉन्सेप्ट यही कि इसने बोला कि देखो, मेरे पास ये फैक्ट है, अगर तुम इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो तुम वहां जाओ, उस स्तूप का जो ट्रांसलेशन है उसको पढ़ो एंड यू विल सी द थिंग। अब ये काम करने के लिए कितने लोग हैं? नहीं, बट व्हाट अबाउट अशोका बीइंग बुद्धिस्ट बिफोर कलिंगा वॉर? उसके भी इसने रूल उसको दिए हैं कि भैया देखो, पहले वो आज। अच्छा, तो बेसिकली इस किताब में जितने भी फैक्ट्स दिए हैं वो एविडेंस के साथ दिए हैं, किसी को वेरीफाई करने हो तो तुम जाके देख सकते हो कि उसने बताया कि देखो यहाँ पे जाके ये देखोगे, यहाँ पे तुमको ये चीज मिलेगी, ऐसा। तो क्या व्यू निकल के आता है इंडियन हिस्ट्री का? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है इसमें, मैरीटाइम हिस्ट्री का काफी कुछ बताया गया है। जो यूरोपियन शिप, जो अरब शिप्स जो थे, दे वर बेस्ड ऑन नेल्स। मतलब कि एक लकड़ी का फट्टा लिया, दो लकड़ी के फट्टे लगाए, उनको नेल कर दिया एक दूसरे से। मतलब इंडियन शिप जो थे, दे वर नॉट नेल, दे वर सील्ड। मतलब उनको बांधा जाता था, नाव को बांधा जाता था। लाइक पट्टा लिया, उसको, उसकी जो रीइंफोर्समेंट एनर्जी थी उसको यूज करके उन लोगों ने उसको एक दूसरे के साथ टाई किया, इट वॉज टाइड अप, और उस तरह की शिप बनाई जाती थी। अब उन शिप्स को टेक ओवर किया गया जब ये वाली शिप्स आई, जिनमें जो बहुत बड़ी थी, जिनमें टील्स थे, तो उतना कैरी नहीं कर पाती थी इंडियन शिप जितना ये लोग कैरी कर पाते थे। तो इंडियन मर्चेंट्स ने उनको फेवर करना चालू किया एंड दैट इज हाउ दैट शिपिंग इंडस्ट्री स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्लाइंड, क्योंकि उन लोग को वो वाली टेक्निक नहीं पता थी, वो अपनी पुरानी टेक्निक पे चल रहे थे। तो इट गिव्स अ वेरी लॉजिकल रीजन कि व्हाई। और उसी टाइम पे एक और चीज हुई थी जो शायद मैंने पहले भी रेफरेंस दिया है, कि इस तरह की बातें फैला दी गई थी कि जो भी काला सागर पार करेगा वो अपना कुल, अपनी मर्यादा, अपना सब कुछ छोड़ देगा, स्पेशली विद ब्राह्मण्स एंड हायर कास्ट पीपल। क्षत्रिय, वैश्य हैं, वो लोग अगर सागर को क्रॉस करेंगे, देखो सीधा सा एग्जांपल है, मान लो कि अगर कोई ब्राह्मण है जो जनेऊ धारण करता है, उसको अगर अपने जनेऊ के सारे कस्टम्स फॉलो करने हैं तो शिप पे कैसे करेगा, ठीक है ना? और अगर वो बाहर चला गया तो वहां पे वो ये सारी चीजें, वो कैसे, उसको गंगा जल कहां से मिलेगा एंड ऑल दोस थिंग्स। सो ये स्टेप करके दिमाग में भर दिया कि यू कैन नॉट क्रॉस द ब्लैक सी। दैट इज हाउ पीपल फ्रॉम इंडिया स्टॉप्ड गोइंग आउट, एंड दैट इज पर्टिकुलरली ट्रू अबाउट द वेस्टर्न एरिया ऑफ इंडिया, नॉट टुवर्ड्स द साउथ एंड द साउथ ईस्टर्न, जहाँ पे अभी भी चोलाज और उड़ीसा के थे। श्रीलंका में तमिल्स हैं और उनका जिनसे झगड़ा है, उनको क्या बोलते हैं यार? सिंघलीज। तो सिंह, तो दे आर कमिंग फ्रॉम सिंह एंड तमिल टाइगर्स, टाइगर वर्सेस सिंह का है। अब बेसिकली देखा जाए तो जो सिंघास जो थे, दे केम फ्रॉम एन एरिया ऑफ ओडिशा एंड साउदर्न वेस्टर्न, मतलब बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो उस टाइम वो जो लोग थे, वन ऑफ द किंग्स वेंट इनटू श्रीलंका, they married the local kings and they established a kingdom of their, and their lineage started, and they were called Singhas. तो एक्चुअली सिंघास, और उसके बाद जब तमिल्स थे, वो चोला किंगडम्स के थे, दोनों के बीच में काफी ट्रेड भी होता था, वो लोग गए, बाद में कॉन्फ्लिक्ट चालू हुए, तो उन लोगों ने अपने यहाँ से, जो वहां पे टाइगर्स ज्यादा होते हैं तमिलनाडु, वहां के जंगलों में, ठीक है, और उड़ीसा साइड में और यहाँ पे गिरिवन वगैरह में सिंह थे। तो एक्चुअली इट इज एन इंडियन, ओल्ड टू इंडियन सिविलाइजेशंस fighting each other in Tamil Nadu, in Sri Lanka, and that's what this book is telling. कोई और किताब पर कोई चीज नहीं बताएगी। Okay, so that's very, और इसमें I mean I don't know, मैंने historical fictions इंडिया के लिए ज्यादा पढ़ा नहीं है। नॉन फिक्शन, सॉरी, हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है, अपार्ट फ्रॉम कपल ऑफ बुक्स ऑफ विलियम डारिम्बल। लेकिन आई थिंक इट साउंड्स इंटरेस्टिंग है। आई थिंक क्या कुछ प्रॉब्लम लगी किताब में? एक्चुअली इन्होंने इस किताब के, लैंग्वेज कैसी लगी किताब? इस किताब की लैंग्वेज इज वेरी, मतलब सिंपलिस्टिक, उनको बहुत आसानी से बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो समझ में आ जाएंगे। यहाँ से ये राजा उधर गया, यहाँ से उसने ये किया, ये लिपि उसने पढ़ी, यहाँ से उसने वो किया, तो इस हिसाब से तुमको एक हिस्टोरिक टेक्स्ट बुक जैसी बिल्कुल फीलिंग नहीं आती। Okay. तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहता है इस किताब में। और इस किताब के पीछे ही मैंने फिर देखा, जब ये किताब, ये 2 किताबें और हैं, तो आई 2 किताबें, उनमें से एक थी द लैंड ऑफ 7 रिवर्स,
तो सप्त सिंधु कहते थे भारत को, जैसे पंजाब है 5 rivers, एरिया ऑफ 5 rivers, ऐसी सप्त सिंधु बोला जाता था. दैट इज वन ऑफ द ओल्ड नेम्स ऑफ इंडिया. अरे अभी एक और कुछ नैरेटिव चल रहा है जहाँ पे सप्त सिंधु, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना, उसको चेंज करके सप्त सिंधु वैली सिविलाइजेशन ऐसा कुछ करने का बोला जा रहा है. आई थिंक दिस मैन बी द मैन बिहाइंड दैट आइडिया. वेरी ट्रू. लेकिन मैंने फिर वो किताब उठाई, द लैंड ऑफ 7 rivers. उस किताब में और इस किताब में 7-8 चैप्टर्स ऐसे एज इट इज है, सेम है. मुझे लगा कि यार मैं आई वाज चीटेड समवेयर, मुझे वो किताब उठानी नहीं चाहिए, बिकॉज दिस बुक हैज एवरीथिंग व्हाटएवर दैट बुक इज टेलिंग. बस रेफरेंस और सिग्नल्स और मतलब यू नो द सीक्वेंस इज डिफरेंट. अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीटेड फील हुआ, बट अदरवाइज इट रिवील्स सो मेनी थिंग्स दैट यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, इज इट रियली ट्रू और फिक्शन. ऐसा होता है. आई थिंक यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ, क्योंकि कितने लोगों ने हिस्टोरिकल अपने पर्सपेक्टिव से लिखी है हिस्ट्री, वी डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ. और अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इंडोनेशिया में कल्चर स्प्रेड हुआ, मलेशिया तक कल्चर स्प्रेड हुआ, वहाँ पे राम टेम्पल्स है कंबोडिया में, तो वो वहाँ पहुंचा कैसे, किसने पहुंचाया वो वहाँ पे, कैसे, मतलब क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि भाई 1 घंटे में पहुंच गया. अभी 50 साल लगे होंगे. तो एक सिविलाइजेशन वहां जाती है, कॉन्क्वेस्ट करती है, पॉजिटिवली नेगेटिवली जैसे भी करती है, फिर उसके बाद वो वहां रहते हैं कितने सालों तक, और फिर वो डाई होती है सिविलाइजेशन वहां पे, क्योंकि आज वो बहुत सारे टेम्पल्स रूइन में हैं. लेकिन कैसे हुआ वो, इज व्हाट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड. Read this book. You'll get a glimpse of how it happened. Okay, not necessarily why it happened or who did it, but how it happened organically. ऐसे ये किताब तुमको काफी कन्विंस कर देती है उस बारे में. और so what do you recommend this book then? I think even if you're not a history buff, and if you just want to see what were the facts, what was omitted, and what perspective we can actually draw, it's not rewriting of the history. It is telling you the facts which were hidden from you. तो इस हिसाब से तुमको इंटरेस्टिंग लगेगी, even if you are not interested in history. It is a good read book. Okay.